मैं रश्मि पवार और आप देख रहे हैं SST ओरा। वेलकम टू क्लास 10 ज्योग्राफी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसमें हम जानेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके टाइप्स कौन से होते हैं और उनका सस्टेनेबल यूज़ कैसे किया जाए। तो इस चैप्टर को हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर रिसोर्सेज? क्या होते हैं रिसोर्सेज? हर वो चीज़ जिसको कि इंसान अपनी ज़रूरत के लिए यूज़ करता है, जिनमें यूजेबिलिटी होती है और टेक्नोलॉजी के थ्रू जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं, इकोनॉमिकली जो हमारे लिए अफोर्डेबल हो और कल्चरली जो एक्सेप्टेबल हो, मतलब जिसको समाज स्वीकार करता हो, वो होता है रिसोर्स। ह्यूमन नीड को फुलफिल करने वाले जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्स होते हैं। रिसोर्सेज के टाइप्स, ये टाइप्स अलग अलग बेस पर होते हैं, लाइक ओरिजिन बेस्ड, एग्जॉस्टिबिलिटी बेस्ड, ओनरशिप बेस्ड, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट बेस्ड। तो फर्स्टली समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन बेस यानी कि इनका उद्भव कहाँ से हुआ है। इसमें होते हैं टू टाइप्स, बायोटिक, अबायोटिक। तो बायोटिक जो रिसोर्स होते हैं वो होते हैं लिविंग रिसोर्सेज, यानी कि जिनमें लाइफ होती है, जैसे कि एनिमल्स हो गए, फॉरेस्ट हैं, हम इंसान हैं। एंड अबायोटिक जो हैं वो होते हैं नॉन लिविंग रिसोर्सेज, यानी जिनमें लाइफ नहीं होती, जैसे कि हमारा वाटर है, मेटल्स है, सोइल है, या मिनरल्स जो दूसरे चीज़ें होती हैं जिनमें कि लाइफ नहीं होती, वो अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। सेकंड है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसमें होता है, फर्स्ट टाइप है रिन्यूएबल रिसोर्स एंड सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिनको कि रिन्यू कर सकते हैं या जिनका रिप्रोडक्शन किया जा सकता है, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी है हमारी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में वो आते हैं जिनका कि स्टॉक लिमिटेड होता है, जिनको कि ईजिली वापस से रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता, वापस से हम नहीं बना सकते, मतलब वो अपने आप से भी नहीं बन सकते इतना जल्दी, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं। थर्ड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि जो मालिकाना हक होता है उसके हिसाब से हमने रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड किया हुआ है। इसमें फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब होता है कि जिसकी ओनरशिप किसी एक पर्सन के पास या कुछ लोगों के पास होती है, यानी कि प्राइवेट जो होती है रिसोर्सेज की ओनरशिप, वो होता है इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे कि फार्मिंग में जो फार्म्स होते हैं वो इंडिविजुअल लोगों के पास होते हैं। सेकंड है कम्युनिटी बेस्ड। कम्युनिटी बेस्ड में कोई ग्रुप ऑफ पीपल इसका ओनर होता है, किसी कम्युनिटी के द्वारा जिसको ओन किया जाता है, जैसे कि विलेज पॉन्ड्स हो गए हैं, और ऐसी जो ज़मीनें होती हैं जहाँ पर जानवरों को चराया जाता है वो हो जाते हैं। तो ये होते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। थर्ड आता है इसमें नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स वो होते हैं जिसके ऊपर किसी स्टेट गवर्नमेंट का या कंट्री गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है, और उसमें जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज़ गवर्नमेंट कराती है अपने अकॉर्डिंग। तो ये होते हैं नेशनल रिसोर्स। ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंडर आते हैं किसी भी देश की। फोर्थ है इंटरनेशनल रिसोर्स। इनको इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको कि वो किसी भी देश में पाए जा सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया उनका यूज़ करती है, चाहे वो किसी भी देश में पाए जाते हों। कलेक्टिवली यूज़ किया जाता है और इनका मैनेजमेंट होता है इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग, या कोई जो एग्रीमेंट्स होते हैं इंटरनेशनली उनके अकॉर्डिंग। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं, जैसे कि समुद्री क्षेत्र जो होते हैं, हाई सीज जो होते हैं, वहाँ पर जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं समुद्र जो कि किसी देश की रेंज में नहीं होते, या फिर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का उसके ऊपर राइट नहीं होता। तो इस तरह के जो होते हैं उसको सभी देश यूज़ कर सकते हैं, फिशिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रिसर्च के लिए। इसमें जैसे अंटार्कटिका है, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, तो सभी लोग, सभी देश मिल करके इसको यूज़ करते हैं, रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, और इसके लिए ट्रीटी की गई है, अंटार्कटिक ट्रीटी। और दूसरे जैसे इंटरनेशनल रिसोर्स में स्पेस रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे मून रिसोर्स हो गया, या सैटेलाइट्स के सिग्नल्स जो होते हैं, ये एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है और इनका यूज़ जो है इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट किस तरह से हो चुका है रिसोर्सेज का। इसमें फर्स्ट आता है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल वर्ड ही वो है जिसमें कि क्षमता होती है, वो आज हैं अवेलेबल लेकिन यूज़ नहीं हुए हैं अब तक। क्यों यूज़ नहीं हुए हैं? क्योंकि अभी वो टेक्नोलॉजी हमारे पास या तो नहीं है उनको यूज़ करने की, एक्सेसिबिलिटी नहीं है। उस तरह की सिचुएशंस के चलते ये पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनमें पोटेंशियल है लेकिन यूज़ नहीं किए जा सकते। दूसरे होते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। ये पूरी तरह से इनका पता चल जा चुका है और इनको यूज़ भी किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है, इरिगेशन में यूज़ किया जाता है। और दूसरी भी जितने भी ऐसे हैं जिनको डेवलप किया जा चुका है, टेक्नोलॉजी उनके लिए हमारे पास है तो हम उनको यूज़ कर पा रहे हैं, ये डेवलप्ड रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। तो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रिसोर्सेज हैं तो हमारी लाइफ जो है वो बड़ी कन्वीनियंटली चलती रहती है। तो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। अब रिसोर्सेज के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बहुत जल्दी से डिप्लीट होते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत कई तरीके से इनका यूज़ किया जा रहा है। जो कंट्रीज़ हैं या फिर लोग ही उनको ओवर यूज़ किए जा रहे हैं, और इस तरह से ओवर यूज़ किया जा रहा है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा है। डिग्रेडेशन इसकी वजह से ये सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड होता जा रहा है। तो ये रिसोर्सेज के साथ प्रॉब्लम हो रही है कि इनको जो यूज़ हम लोग कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको रिसोर्सेज को जो यूज़ करने का तरीका है उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट जिसमें कि रिसोर्सेज को आज हम यूज़ करें प्रेजेंट में, बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए आने वाली जनरेशन की नीड के, क्योंकि फ्यूचर में जो जनरेशन्स आएंगी उनको भी ज़रूरत पड़ेगी। आज हम उनको बड़े वाइजली यूज़ करें ताकि वो आगे आने वाले लोगों के लिए भी यूज़फुल रहें, उनके लिए भी बच जाएं। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके लिए रिसोर्सेज प्लानिंग की ज़रूरत होती है। रिसोर्सेज प्लानिंग इंडिया में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये क्या है कि रिसोर्सेज ऐसा नहीं है कि हर जगह इक्वली पाए जाते हैं, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी इंडिया में। जहाँ जहाँ है वहाँ पर इक्वली नहीं है, या फिर कहीं कहीं है कहीं नहीं है। तो रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। फर्स्टली आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी, यानी हमें उनको पहचानना है मैपिंग के थ्रू, सर्वेज के थ्रू प्लानिंग करना चाहिए। सेकंड थिंग है कि प्लानिंग स्ट्रक्चर, हमें जो रिसोर्सेज हैं उनको प्लानिंग से यूज़ करना चाहिए। कुछ अलग अलग प्लान्स लेकर चलने चाहिए नेशनल लेवल पर, ताकि हम इनको सही तरीके से यूज़ करें और इनको आगे भी हम बचा करके रख सकें। इम्प्लीमेंटेशन, एक सही टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और सही तरीके से सब जो है पार्टिसिपेशन हो इसमें उन चीज़ों का, ताकि इनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इसको रिसोर्स प्लानिंग जो है वो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन सारे रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करें। इंडिया के अंदर रिसोर्सेज में लैंड भी एक रिसोर्स है। तो इंडिया का जो लैंड रिसोर्स है वो उसके लैंड यूज़ पैटर्न के हिसाब से उसको देखें तो हमारे यहाँ जो नेट सोन एरिया है वो है, यानी कि जिसमें कि उपज लगाई जाती है, जिसके ऊपर खेती की जाती है, वो 45% है। फॉरेस्ट हमारे यहाँ 22% है। और उसके अलावा ऐसी लैंड जो बेकार पड़ी है या फिर जिस पर कि एनिमल्स को चराया जाता है या दूसरी, वो 0%। तो लैंड यूज़ का तरीका जो है उसके कुछ इश्यूज़ हैं। क्यों? एक तो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं और उसके चलते सारा का सारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग एक समस्या बनी हुई है, पशुओं का ज़्यादा चराया जाना। सॉइल इरोजन, क्योंकि अब जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो सॉइल तो अपने आप ही इरोज होगी, मिट्टी कटेगी, और मिट्टी कटेगी तो फिर वो सॉइल जो है वो ख़राब हो जाएगी, उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो प्रॉब्लम आ रही है कि लैंड डिग्रेडेशन आ रही है, दिख रहा है कि लैंड जो है वो ख़राब होती जा रही है। तो कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि उनको कंजर्व करने में हमें काम आ सकते हैं? पहले तो लैंड डिग्रेडेशन के कारण क्या क्या हैं? ओवर इरिगेशन, ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई करना। ओवर ग्रेजिंग, यानी कि एनिमल्स का ज़रूरत से ज़्यादा चराया जाना।
माइनिंग जितनी जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी बिना किसी सर्वे मैपिंग के माइनिंग करा देना, डिफॉरेस्टेशन, जंगल बेतहाशा काटे जा रहे हैं, तो इससे लैंड जो है वो बिल्कुल बेकार होती जा रही है, खाली हो जाती है, और उस खाली पड़ी हुई लैंड पर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं सॉइल इरोजन के। हम किस तरह से इनको कंजर्व कर सकते हैं? जो हमारे पास ये रिसोर्स है लैंड का, तो इसको हम कंजर्व करने के कौन कौन से तरीके हम अप्लाई कर सकते हैं? फर्स्टली हमें ये देखना है कि जितना ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया होगा उतना ही ज़्यादा देश खुशहाल होगा कई तरीक़ों से। तो एफॉरेस्टेशन की ज़रूरत है, ग्रेजिंग पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इरिगेशन टेक्निक्स का एक प्रॉपर तरीके से लेकर के चलने की ज़रूरत है कि पानी की बचत हो सके, वो वेस्ट ना हो और सोइल भी ख़राब ना हो। टेरेस फार्मिंग की जा सकती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाएं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो ज़मीन को ख़राब करते हैं, जो मिट्टी है वो भी ख़राब हो जाती है। तो नेक्स्ट आता है सोइल एज अ रिसोर्स। सोइल हमारे लिए एक रिसोर्स है, लैंड के ऊपर जो सोइल है उससे हम खेती बाड़ी करते हैं। तो सोइल फॉर्मेशन का एक तरीका होता है, वो एक स्लो प्रोसेस है। यहाँ पर क्या होता है कि रॉक्स का धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता रहता है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस ये होता है जिसमें कि एक बहुत लंबा टाइम लग जाता है सोइल की एक लेयर के बनने में। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जो कि सोइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले पेरेंट रॉक है, हमारा जो क्लाइमेट है, हमारी कंट्री की टोपोग्राफी, टाइम, फ्लोरा, फोना, ये सब फैक्टर्स वो हैं जो कि सोइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। पेरेंट मटेरियल का मतलब होता है कि जो भी सोइल के अंदर पाया जाता है, उसका कलर, उसका टेक्सचर जो होता है, जो उसकी विशेषताएं होती हैं, वो इस सोइल में पाई जाती है, वो पेरेंट रॉक में पाई जाती है। और जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का है? क्लाइमेट जो है वो वेदरिंग का प्रोसेस करता है रॉक्स के थ्रू ही सोइल बनती है। उसके अलावा टोपोग्राफी है, टाइम है, फ्लोरा फोना है, नेचुरल वेजिटेशन हमारी, उससे क्या है कि वेजिटेशन जो होती है वो ह्यूमस कंटेंट क्रिएट करती है सोइल के अंदर। तो सोइल के भी कई टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंडिया में जो सोइल पाई जाती है उसके टाइप्स हैं। फर्स्ट है एल्यूवियल सोइल, नेक्स्ट ब्लैक सोइल पाई जाती है, रेड एंड येलो सोइल पाई जाती है, लेटराइट सोइल है, एरिड सोइल है, फॉरेस्ट सोइल है। ये सारी मिट्टियां हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं। एल्यूवियल सोइल ये वो है कि जो हमारी इंडिया में पाई जाती है, 45% समथिंग इंडिया के अंदर पाई जाती है, और ये काफी अच्छी मिट्टी होती है, बहुत फर्टाइल होती है, और बहुत अच्छी इसके ऊपर जो भी फसल लगाई जाती है वो होती है ग्रो। जैसे कि गेहूं वगैरह हो गए या दूसरे जो चावल वगैरह की खेती की जाती है, धान की, वो सब के लिए बहुत अच्छी होती है मिट्टी। ज्यादातर पाई जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। नेक्स्ट है ब्लैक सोइल। ये 16% लैंड कवर करती है इंडिया के अंदर। इसका फॉर्मेशन हुआ है लावा वेदरिंग की वजह से। ये मिट्टी जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और ये बहुत लंबे टाइम तक मॉइस्चर को अपने अंदर रिटेन कर सकती है। यहाँ ब्लैक सोइल में ज्यादातर किसके लिए अच्छी होती है? कॉटन, टबैको, ऑयल सीड्स वगैरह के लिए बहुत अच्छी मिट्टी ये मानी जाती है। ये डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश, एमपी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारी रेड एंड येलो सोइल। ये कवर करती है 10.6% लैंड एरिया इंडिया का, और ये बनी है मेटामॉर्फिक रॉक्स के डीकम्पोजिशन की वजह से। ये मिट्टी, इसमें आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है और पोटेशियम, लाइम और सिलिका वगैरह जो है वो थोड़े कम पाए जाते हैं। इसमें उगाए जाते हैं वीट, राइस, पल्सेस वगैरह, इसके ऊपर बड़े अच्छे से उग जाते हैं, और ये केरला, एमपी, ओडिशा वगैरह में पाई जाती है, ईस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया में। नेक्स्ट बात करते हैं लेटराइट सोइल। ये 15.8% एरिया इंडिया का कवर करती है। ये बनी थी हैवी रेन की लीचिंग की वजह से, ये मिट्टी बनी है उसके बहाव की वजह से बनी है, और ये रिच होती है आयरन में। लेटराइट जो सोइल होती है वो आयरन रिच होती है, और ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है ईंट वगैरह बनाने में। बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, लेकिन क्रॉप्स उगाने के लिए इसको यूज किया जाता है। टी, कॉफी, रबर वगैरह ये जो क्रॉप्स है इसके ऊपर उगाई जाती हैं।
नेक्स्ट आती है हमारी एरिड सॉइल। 4% एरिया ही कवर करती है, इंडिया में केवल 4% एरिया में पाई जाती है मिट्टी, और ये बनी है विंड के द्वारा सॉइल इरोजन से। ये ऑलमोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, कल्टीवेशन किया जाता है, कुछ फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाएं इसमें अच्छे से तो इसके ऊपर खेती बाड़ी की जा सकती है। और ये जो एरिड सॉइल है ये राजस्थान में मेनली पाई जाती है, गुजरात और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी। इसके ऊपर उगाया जाता है कॉटन, व्हीट और बार्ली सबसे ज्यादा। ये सैंडी होती है और सैलाइन होती है, खारे टाइप की मिट्टी होती है, रेतीली सी। नेक्स्ट आती है हमारी फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जो है वो 8% एरिया में पाई जाती है इंडिया के, और ये बनी है वेदरिंग के मैकेनिज्म की वजह से। ये माउंटेनियस सॉइल भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है, ह्यूमस जो है उसका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और ये हिली और माउंटेनियस रीजन में पाई जाती है। काफी फर्टिलिटी होती है इसमें, काफी फर्टाइल होती है। तो ये हुए टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। सॉइल भी एक रिसोर्स है, काफी इसके ऊपर कल्टीवेशन होती है। तो नेक्स्ट है कि ये जो सॉइल हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसके लिए हम एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि इरोजन देख रहे हैं हम, इरोजन बहुत ज्यादा हो रहा है, सॉइल इरोजन। इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन का मतलब है कि टॉप सॉइल जो लेयर होती है उसका रिमूवल हो जाता है, वो कट डाउन हो जाती है, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। ये हो सकती है हवाओं के द्वारा या फिर पानी के द्वारा। जब तेज हवाएं चलती हैं, तूफान वगैरह चलते हैं, तो मिट्टी को उड़ा ले जाती है वो हवा अपने साथ, और वो कहीं और जाकर के इकट्ठी हो जाती है। तो इस तरह का इरोजन ज्यादातर दिखता है डेजर्ट एरिया में। इसके अलावा वाटर के द्वारा भी इरोज होती है, मिट्टी कटती है, ये अलग अलग फॉर्म में होती है। तो सोइल इरोजन में ये तो हुए वो जो कि नेचुरल फिनोमेना के चलते हो जाती हैं ये चीजें, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि इंसान कर रहे हैं। इस इरोजन के लिए इंसान जिम्मेदार हैं, जैसे कि ओवर ग्लेजिंग हो गई, बहुत ज्यादा मात्रा में कैटल्स का चराया जाना किसी खाली पड़ी लैंड के ऊपर, किसी घास के लैंड के ऊपर, ग्रास लैंड के ऊपर, या छोटे छोटे जो खेत होते हैं उनके ऊपर। इससे क्या होता है कि मिट्टी के ऊपर के जो पौधे हैं, जो घास है, वो हट जाती है और इजीली मिट्टी कट जाती है। एग्रीकल्चर के सही तरीके ना होने की वजह से भी सोइल इरोजन होता है। प्रॉपर मेथड से कल्टीवेशन अगर नहीं होती स्लोपी एरियाज में, तो यहाँ पर भी जो तेज हवाएं जब चलती हैं तो मिट्टी कट जाती है। तो यहाँ मैंने कुछ MCQs दिए हैं जिनको कि आप देख करके चैप्टर को और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये थी एक्सप्लेनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर से रिलेटेड MCQs जो है वो आपको चैप्टर के लास्ट में मैंने दे दिए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलें, और आगे आने वाले चैप्टर्स की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखो, समझो और आगे बढ़ो।